हे गाइस, वेलकम टू द निर्वाण एकेडमी। और ये सेकंड लेक्चर है हम लोगों का पॉलिटी सीरीज़ का। पहला लेक्चर हमने अपलोड किया, आपका अच्छा खासा सपोर्ट मिला, मेरे को भी ठीक लगा और हमने इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत दूसरा लेक्चर भी अपलोड करता हूँ। और निर्वाणा एकेडमी का ये पूरी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे लेक्चर्स पॉलिटी के अपलोड हो सकें। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इतना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है और फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, और भी फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सेकुलर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें। तो वीडियो लंबी होगी इसलिए हम ये कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम आधी चीज़ें कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर पहला पार्ट आप देखते हैं तो वेट करें, दूसरा पार्ट का भी वो भी अगले दिन ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। अब इतना लंबा क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इसमें आर्टिकल्स बाद में ऐड भी हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स हटाए भी गए हैं। और 22 पार्ट्स थे, 12 शेड्यूल्स थे और 5 अपेंडिसेस थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इतना बड़ा था। सवाल ये कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों था? अगर हम वहीं देखें यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, ओनली 7 आर्टिकल्स, यस ओनली 7। जबकि कनाडा में 47 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों? इसके पीछे 4 रीजन है जिसको आपको ध्यान देना होगा। पहली बात, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, कन्याकुमारी तक जाएंगे, चेहरा बदलेगा, कलर बदलेगा, आवाज़ बदलेगी, कल्चर बदलेगा, खाने का तरीका बदलेगा, पहनने का तरीका बदलेगा। तो हम सारी चीज़ों को हमें कवर करना है, तो हमें हर एक चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेगी अलग अलग, कि सबकी कल्चरल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट हो, सबकी खाने की रिस्पेक्ट हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करी है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड चीज़, हिस्टोरिकल फैक्टर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया जो कि 1935 का था, और उसमें वो पहले से ही बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई थी। तो इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लंबा है, प्लस हमारे हिस्टोरिकल पहले के लॉज भी हैं जो बहुत पहले के टाइम से चले आ रहे थे, उन सबको भी कोडिफाई करके रखा गया है। तीसरी चीज़, जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर स्टेट के लिए एक ही है, अब दोनों के लिए एक ही है तो लंबा तो हो गई ना। सेंटर का अलग नहीं, स्टेट का अलग नहीं। लेकिन अगर आप यूएसए के केस में देखेंगे, स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है। तो वहाँ पे छोटा है इसलिए सेंटर वाला कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी बड़े हैं। चौथी चीज़, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। मतलब सारे वकील थे जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, इसमें ज़्यादातर वकील थे, बी आर अम्बेडकर से लेकर आपका के एम मुंशी तक आपका, और अय्यंगर थे, जो सब सारे के सारे ज़्यादातर लॉ के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने बहुत बारीकी में लिखा है। तो हाल ही में जो सबसे लास्ट अमेंडमेंट आर्टिकल में कौन सा हुआ है, वो है 104th अमेंडमेंट हुआ है इस आर्टिकल में। और उसमें 25 जनवरी 2020 को हुआ। उसमें जो सुप्रीम को जो एससी और एसटी थे, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा में और असेंबली में। आपने देखा ही होगा कि किसी कंस्टिट्यूंसी से कोई एससी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है या कोई एसटी, तो जो सीटें रिजर्व होती है हर साल अपडेट किया जाता है, हर कुछ पीरियड बाद इसको अपडेट किया जाता है। तो अभी तक ये 75 साल तक रिजर्व थी। कब से 75 साल, कब तक? जब देश आज़ाद हुआ था तब से 75 साल तक रिजर्व थी। अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, उसको बढ़ा करके कर दिया गया 80 साल। तो ऐसे ये चीज़ें थोड़ी बढ़ रही हैं। और प्लस एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, मतलब एंग्लो इंडियंस का मतलब जिनके जिनका एक फादर या मदर को कहाँ से होता है, ब्रिटेन से। तो ऐसे लोगों, और वो उनके बच्चे यहाँ पे पले बड़े, यहाँ पे उनकी नागरिकता इंडिया की है, तो ऐसे लोगों के लिए सीटें रिजर्व होती थी पहले। अब उस प्रोसीजर को भी हटाने की बात करी गई। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राज्यसभा में कितनी सीटें रिजर्व होती हैं एंग्लो इंडियन की, और स्टेट असेंबलीज में कितनी होती हैं, दोनों पॉइंट। और कौन नॉमिनेट करता है, 3 चीज़ें आपको बतानी है। अगले पे चलते हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। आप देख सकते हैं फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी के प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब लिए गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ब्रिटिश से क्या लिया गया? ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो आज हमारी गवर्नमेंट है ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन ही ऐसी पहली कंट्री थी वर्ल्ड में जहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आई थी मॉडर्न टाइम में। और रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये कहाँ से आया है? ब्रिटिश से आया है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी डिटेल्स आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आपको दिख जाएगी। क्योंकि आपको ये सब याद करना पड़ेगा, एज इट इज़ ये आता है तो आपको याद रहेगा तो बढ़िया है। बाई कैमरलिज्म भी हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया। बाई कैमरलिज्म का मतलब
अपर हाउस और लोअर हाउस, 2 हाउस रहेंगे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यूएस से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने सबसे इंपॉर्टेंट लिया है डीपीएसपी लिया है, और राज्यसभा का जो भी मेंबर है उसका इलेक्शन कैसे होगा वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और कनाडा से हमने क्या लिया है? एक फेडरेशन होगा और जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। मतलब कनाडा में भी सेम चीज़ है, कनाडा में भी स्टेट्स हैं लेकिन वहाँ का जो सेंटर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में वही चीज़ है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं इस समय, लेकिन जो यहाँ का सेंटर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेट्स के पास उतनी पावर नहीं है। और जुडिशरी, जो एडवाइजरी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमने कनाडा से ली है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया है। तो ये चीज़ मेक श्योर कि आप ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आपने क्या लिया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आपने लिया है जो फंडामेंटल राइट हम सस्पेंड करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वहाँ से लिया है हमने। और रशिया से हमने या यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बाद में ऐड करी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा, तो वो हमने कहाँ से लिए? रशिया से लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? हमने रिपब्लिक के आइडिया लिया, वहाँ से आइडिया लिया हमने लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, भाईचारा, बराबरी, आज़ादी, इन सब का हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या होना चाहिए अमेंडमेंट का, साउथ अफ्रीका से लिया। और जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो ये सारे पॉइंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आगे चलते हैं। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ब्लेंड है, किसका? रिजिडिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। मतलब इसको आप अमेंड भी कर सकते हैं और इतना ईजी भी नहीं है अमेंड करना और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पे अगर 100, सपोज दैट कि 100 लोग वहाँ पे हैं वहाँ की पार्लियामेंट में, तो कम से कम 66 लोगों को पहले अप्रूवल होगा, तब जाके बिल पास होगा। उसके बाद जब 75 लोग उस चीज़ को अप्रूव कर देंगे तब वो अमेंडमेंट हो पाएगा। तो बिल को रेस करने के लिए कितने लोगों का वोटिंग चाहिए? थर्ड, वहाँ पे चाहिए 2/3 की वोटिंग चाहिए बिल को रेस करने के लिए, और बिल को अप्रूव करने के लिए 3/4 की। तो कितना डिफिकल्ट है वहाँ पे। और वहीं आप अगर यूएस का, अब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रिटेन में कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन में कोई भी कोडिफाइड नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो चाहेगा वो चीज़ कर सकता है। तो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। अब सोवरेन क्या होता है? सोवरेन वो होता है जिस पे किसी और का हक नहीं होता, वो सबसे सुप्रीम होता है। जैसे बोलते हैं हम लोग गॉड इज सोवरेन, मतलब गॉड से ऊपर कुछ नहीं है। इसी तरीके से ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उससे ऊपर कुछ नहीं है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं है। तो हम ये बोलेंगे इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन। ये बात याद रखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इंडिया में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। और ये चारों अलग अलग जगह यूज़ होती है, देखते हैं कहाँ पे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? टोटल सीट में एब्सोल्यूट, मतलब टोटल 545 सीट्स हैं लोकसभा में, 50% कितना हुआ? 272 + 1, मतलब 273 सीट्स अगर आ गई तो वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये कब यूज़ होता है? जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के स्टेट लेवल पे, तब ये यूज़ होती है वाली एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आगे देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी कब यूज़ होती है। इफेक्टिव का मतलब होता है कितनी इफेक्टिव सीटें हैं टोटल, उसमें मेजोरिटी। सपोज दैट कि राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं, उसमें से 45 सीटें वैकेंट है, तो कितनी बची? 200 बची। अब 200 में ही हम मेजोरिटी देखेंगे, तो 200 में मेजोरिटी कितनी आएगी? 101। तो ये हुई इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कहाँ पे यूज़ होती है? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में। ये बात याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में। लोकसभा की मैंने अभी तक बात नहीं करी, लोकसभा में कुछ और होता है, वो हम देखेंगे आगे। तो राज्यसभा में अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के और स्टेट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिमूव करना है, तब क्या यूज़ होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी। आगे बढ़ते हैं। और सिंपल मेजोरिटी कहाँ पे यूज़ होती है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी, मतलब 545 अगर सीटें हैं लोकसभा की और 45 लोग एबसेंट हैं, तो अगर 545 सीटें और 45 लोग एबसेंट है तो कितने बचे? 500। 500 में 100 लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया, तो कितने बचे? 400। अब 400 में जो मेजोरिटी होगी वही होगी सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से मैक्सिमम जो पार्लियामेंट की चीज़ जो होती है सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। जैसे फाइनेंस बिल हो गया, ऑर्डनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। और जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है लोकसभा में, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को आपको रिमूव करना है राज्यसभा में, तो कौन सी मेजोरिटी यूज़ होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, और इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं आपकी सिंपल मेजॉरिटी से होती है, ताकि गवर्नमेंट को भी पावर फील हो। वरना अगर सब कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से होगा तो गवर्नमेंट भी को भी लगेगा ना उसके पास पावर नहीं है। और जो अब चीज़ आती है, मेन चीज़ आती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी भी 4 टाइप की होती है, 4 अलग आर्टिकल से जहाँ से स्पेशल मेजॉरिटी आती है। एक आर्टिकल 249 की अलग स्पेशल मेजॉरिटी है, आर्टिकल 368 की अलग स्पेशल मेजॉरिटी है, और आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये एक तीसरी टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी। और चौथी टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है जो कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने में यूज़ करते हैं। तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपको चाहिए। अगर नहीं आपको लगता है तो हम इस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे, आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ये सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे खतरनाक, और ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट को रिमूव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? मैं इसका रीज़न देता हूँ कि आपको इस केस में एब्सोल्यूट 2/3 चाहिए, एब्सोल्यूट 2/3, नॉट 50%, एब्सोल्यूट 2/3। मतलब अगर इस समय लोकसभा की सीट है 545, तो उसमें कितने वैकेंट है, कितने लोग नहीं आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं। 545 का 2/3 हुआ 363, तो 364 सीट चाहिए लोकसभा में मिनिमम, इतने वोट चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हैं। वही राज्यसभा में 164 जाके पहुंचता है आंकड़ा। आप ये सोच सकते हैं कि 545 जो है, और उसका कितना चाहिए, उसका चाहिए आपको 2/3। तो ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट है, 545 का 2/3, तब जाके आपका प्रेसिडेंट रिमूव होगा। बाकी स्पेशल मेजॉरिटी जो 249 और 368 है वो दूसरी है। 7th शेड्यूल में ज़्यादातर याली स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होती हैं। तो हम वेट करेंगे आपके कमेंट सेक्शन में लिखने का, आप चाहेंगे तभी हम इस पर बनाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन दिस थिंग। और हम फेडरल सिस्टम की बात करेंगे, तो इंडिया का जो है फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी भी के साथ बाइसिंग भी है। मतलब फेडरल का मतलब जहाँ पे स्टेट्स के पास पावर होती है, और यूनिटरी बायस का मतलब ये होता है कि दूर से तो लगता है कि स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर है, लेकिन आप जैसे ही क्लोज जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्टेट्स के पास पावर बहुत सारी कम है। तो कौन कौन से फीचर है जिसकी वजह से इंडिया का सिस्टम फेडरल कह सकते हो आप। जैसे कि इंडिया में 2 गवर्नमेंट होती है, स्टेट पे और राज्य सरकार अलग होती है। पावर का डिवीज़न होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, मतलब कुछ भी चेंज करना है तो बहुत बार आपको स्टेट्स की भी अनुमति चाहिए होती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे किसी का भी दबाव नहीं है। और बाई कैमरलिज्म भी है, मतलब राज्यसभा है जो स्टेट्स के लिए भी अपनी बात वहाँ पे रख सकती है पार्लियामेंट में। तो लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी जो इसको नॉन फेडरल बनाता है, मतलब यूनिटरी बनाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया में स्टेट्स के पास पावर नहीं हो। कौन से फीचर्स हैं? जैसे कि सेंटर का बहुत ज़्यादा पावरफुल होना, एक अकेला कॉन्स्टिट्यूशन होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना, स्टेट्स का उसमें कोई भी से नहीं होता, ज़्यादा बार स्टेट्स कुछ भी नहीं कह पाता कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में। और सिंगल सिटीजनशिप, मतलब महाराष्ट्र का बंदा बिहार में भी रह रहा है, बिहार का बंदा जम्मू में भी रह रहा है, उसमें कोई चीज़ें नहीं रोक टोक है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब चाहे सेंटर सिंपल मेजोरिटी से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। उसमें बहुत बार तो स्टेट से पूछना भी नहीं पड़ता, स्टेट चाहे खुश हो चाहे नाराज हो, वो चीज़ें बदलनी है तो बदली जाएंगी। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटेक कर सकता है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है, इस पर हम 2 मिनट देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है ऐसी जुडिशरी जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये चारों के चारों कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट। मतलब अगर स्टेट के कोर्ट ने कुछ कहा तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाके बदल सकता है। ये चीज़ भी स्टेट के फेवर में नहीं रहती है। और जो स्टेट गवर्नर से अपॉइंट करता है सेंटर, वो भी स्टेट्स उससे सहमत नहीं होते हैं। आईएएस आईपीएस होते हैं, वो भी आ जाते हैं, सेंटर के कहने पे काम करते हैं, स्टेट की नहीं सुनते, वो भी उनके कहने पे, वो भी जो है फिर नॉन फेडरल फीचर है। और इमरजेंसी का प्रोविज़न, जब मन किया प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जब मन किया प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, स्टेट से पूछा भी नहीं, वहाँ की असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो ये फीचर भी आपका नॉन फेडरल फीचर है। तो ये जो मोर ओवर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फेडरेशन शब्द है, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया। याद रखिएगा, ये जो शब्द है फेडरेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी नहीं बोला गया है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने जानबूझ के शब्द को नहीं डाला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले चाहते थे कि इंडिया जो है यूनिटरी कंट्री है। क्योंकि इंडिया में ऐसे ही इतना ज़्यादा
बवाल होता रहता है, कभी जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पे, तो वो पहले से ही जानते थे कि आगे जाके भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने फेडरेशन शब्द कभी भी यूज़ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर है तो उसके कौन से फीचर्स होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, एक रियल होगा। नॉमिनल मतलब जिसको सिर्फ दिखावे के लिए है कि वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, नॉमिनेटेड टाइप का है, और एक रियल है जिसको पब्लिक ने चुना है। रियल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट, जो बस मोहर लगाने के लिए बैठे रहते हैं। सेकंड क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल, ये भी आपको समझ गए होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, जितने भी कैबिनेट है, जितना सब कुछ है, वो जवाबदेह है कहाँ पे? पार्लियामेंट में, उनको जवाब देना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। और जो भी मेंबर ऑफ जो भी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो और मिनिस्टर बन जाए, जैसे यूएस के केस में होता है। लीडरशिप कौन करेगा? कोई एक बंदा होगा जो लीडरशिप करेगा, उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जनरली, या चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हो स्टेट के केस में। और हाँ, जो भी लोअर हाउस होगा वो डिसॉल्व जरूर होना चाहिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। कुछ टाइम पीरियड बाद सरकार गिर जाए तब डिसॉल्व हो जाए, या फिर आपका 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तब डिसॉल्व हो, लेकिन डिसॉल्व होना कंपलसरी है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया के केस में हम बोल सकते हैं, इंडिया के केस में ट्रू डेमोक्रेसी है, ट्रू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जो आप कहाँ के बाकी पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते, पाकिस्तान में दिखाने के लिए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री, लेकिन असली में कौन रूल करता है वहाँ पे? मिलिट्री। तो इसलिए पाकिस्तान के केस में आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, मतलब इंडिया का पार्लियामेंट कोई रूल बनाता है तो उसको कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बदलने की। तो वो कौन सा जजमेंट था? वो जजमेंट था केशव नंदा भारती केस, जिसमें 7-6-13 जज की जज बेंच बैठी थी, जजेस की सबसे लंबी बेंच थी आज तक की। और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बेसिक स्ट्रक्चर बचाने के लिए, तो अगर पार्लियामेंट कोई भी रूल बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ जजेस ने मिलकर डिसाइड किया कि इस संविधान का एक मूल ढांचा है, पार्लियामेंट चाह कर भी उस मूल ढांचा को तोड़ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई बोले कि अब कल से इलेक्शन नहीं होंगे, भाजपा के कोई मंत्री बोले कल से इलेक्शन ही नहीं होंगे, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये आपका जो आपने लॉ बनाया है ये गलत है, भले ही आप मेजोरिटी में क्यों ना हो, क्योंकि जो मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू से। और जुडिशियल रिव्यू क्या है? जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ से आता है? ये हमें अमेरिका से मिलता है। यूएस में यूज़ होता है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन जो ब्रिटेन में होता है वहाँ जुडिशियल रिव्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है। तो जो ये बात याद रखिएगा। और जो यूएस का जुडिशियल रिव्यू है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया के कंपेरिजन में। इंडिया का लिमिटेड है, लिमिटेड स्कोप है उसका। सुप्रीम कोर्ट कहीं कहीं यूज़ करता है, लेकिन यूएस के केस में ऐसा नहीं है। यूएस का सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, और जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो जनरली प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ फॉलो करता है। इसका डिफरेंस क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है जो चीज़ लिखी नहीं हुई है लेकिन आदमी को समझ में आ रही है कि गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ का वो देखता है। पर इंडिया के केस में क्या होता है? इंडिया के केस में रूल देखा जाता है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो गलत भी है तो छोड़ो, अगर लिखा है तभी सज़ा मिलेगी। लेकिन मेनका गांधी का 1978 में केस था, जब सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का जिसने पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया। जो लॉ के हिसाब से तो लिखा था कि मेनका गांधी को रोका जाना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लॉ आपका गलत है। तो ये पहली बार आपका स्टार्ट हुआ था मेनका गांधी के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलग एंगल से देखा था। ये सब कुछ नहीं होता अगर ये इंपॉर्टेंट केस नहीं होता, केशव नंदा भारती केस, जिसमें 7-6 के फेवर से किसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन थी वो जीत गई थी। और तब से आप ये समझ लीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है। और लास्ट इस स्लाइड का जो सबसे मेन पॉइंट है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नेता लोग इसको भी करप्ट कर देंगे। तो आजकल आप देख भी रहे होंगे कि इशू होता रहता है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था, जो जजेस था उनकी सिक्योरिटी फिक्स थी, इतनी लंबी जॉब है, इतनी दिनों तक आपको करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सर्विस फिक्स कर दी थी। और जो भी आपका खर्चा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, मतलब पार्लियामेंट चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। और पार्लियामेंट को भी मना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को वहाँ पे डिस्कस करना। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मना है, हाई कोर्ट के जजेस को भी मना है प्रैक्टिस करना। रिटायर होने के बाद आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को पावर भी दी गई है कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपको उल्टा सीधा बोलता है, तो आप उसको सज़ा भी दे सकते हैं।
और संविधान में एक आर्टिकल भी डाला गया 51, जिसमें बोला गया है कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को, दोनों लोगों को सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी मिली जुली सरकार टाइप का नहीं चलना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अभी हाल ही में रंजन गोगोई, जो कि हमारे चीफ जस्टिस थे इसके पहले के पहले, और उन्होंने हाल ही में भाजपा में राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो इस चीज़ का क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत लोगों ने गलत बोला इस चीज़ को लेकर के। और ऐसे क्या होता है, जुडिशरी की इमेज ख़राब होती है। ऐसा लगता है कि जो भी जजमेंट दिए जा रहे हैं वो सरकार के फेवर में इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आगे जाके चीफ जस्टिस को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है या ये कुछ बनना है। तो मेरा ओपिनियन है ऐसा कि जितने भी जजेस हैं उनको अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला लेक्चर होता है ख़त्म। अब आप मेरे को बताइएगा कैसा लगा आपको, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, वरना इंस्पिरेशन नहीं आती अंदर से, इतना तो आप समझ रहे होंगे। और ये वीडियो, इसके पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए, और शेयर तो करें ना करें, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, बाय।